नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं श्री न्यूज के साथ और मैं हूं रूहानी। आज बात की जाएगी एक ऐसे अभिन्न अंग के समाज के जो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का शिकार होता रहता है। बात इस तरह से है कि आज एक सोच आई, पॉलिटिशियन से मुलाकात करवाई पॉलिटिकल मुद्दों पर, आर्टिस्ट से मुलाकात करवाई एंटरटेनमेंट के फील्ड से जो ताल्लुक रखते थे। लेकिन आज मुलाकात करने की एक मौका मिला हमें एक एडवोकेट से, जो कहीं ना कहीं हमें बताएंगे कोर्ट ऑफ लॉ ने कितना एक रोल प्ले किया है महिलाओं को डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए। और बात की जाए महिलाओं की तो कहीं ना कहीं कहा जाता है कि सशक्त भारत तभी है जब महिलाओं को सशक्तिकरण की ओर लेकर जाया जाएगा। एम्पावरमेंट की बात की जाती है और वुमेन एम्पावरमेंट किसी भी सरकार की बात हो और सबसे बड़ा मुद्दा वहां पर यही रहता है। इलेक्शन मैनिफेस्टोज में ये बातें होती हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट की जो बातें हैं वो की जाए और कोई भी मौका जो चूकना नहीं चाहिए जिससे जो है वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ ना जाए और समाज में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और आज कोई भी महिला कहीं पे भी पीछे नहीं है। वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और लॉयर्स हैं, यानी कि समाज के हर तबके के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। और तभी जो है हिंदुस्तान जो है प्रगति के रास्ते पर चल रहा है। और सलाम करने की भी ज़रूरत है क्योंकि आयरन लेडी जो थी वो भी इंदिरा गांधी जी को भी कहा गया था। और आयरन लेडी का जो उनको एक टाइटल मिला था वो इसलिए मिला था क्योंकि उनकी जो लोकप्रियता भी थी और राजनीति की समझ भी थी और उनके द्वारा जो कार्य किए गए वो हिंदुस्तान के लिए कहीं ना कहीं हिंदुस्तान का नक्शा बदलने का भी काम किया। आज मोहम्मद लतीफ मलिक जी से मुलाकात करेंगे, उनसे जानेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन होती क्यों है और अगर होती है तो कोर्ट ऑफ लॉ में किस तरह से कानून बनाए गए हैं जिससे वुमेन जो है डिस्क्रिमिनेशन से बचे। उसके बाद एक और सवाल जहन में आया कि बातें तो की जाती है सरकारों की तरफ से, बातें जो की जाती है नेताओं की तरफ से, लेकिन जमीनी सतह पर हकीकत क्या है? क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कुछ ऐसे स्टेप अभी तक उठाए गए हैं कानून के दायरे में रहकर जहां से वुमेन को एम्पावरमेंट का एक मौका मिले और वुमेन जो है वो एम्पावरमेंट की तरफ जाए? तो आइए मुलाकात करते हैं। सर, सबसे पहले तो वेलकम टू श्री न्यूज। थैंक यू। मेरे से एक ना सवाल हमेशा जहन में आता है, हमेशा से कहा गया है कि वुमेन जो है एसेंशियल पार्ट है सोसाइटी का, उनके बिना भविष्य नहीं देखा जा सकता। हर जगह हम कांटे की टक्कर जो होती है हमारी होती है, चाहे एजुकेशन में हो, लॉ की फील्ड में हो, हर जगह बराबरी है। लेकिन सर फिर भी डिस्क्रिमिनेशन क्यों होती है? देखिए रोहानी जी, ये जो डिस्क्रिमिनेशन की बात है ना, वुमेन एक सिर्फ एसेंशियल पार्ट नहीं है। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट 50% ऑफ द पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री में जो वर्ल्ड में 50% पॉपुलेशन इज ऑफ द ऑलमोस्ट ऑफ द वुमेन। और 50% वुमेन का साथ अगर आप 50% पॉपुलेशन के साथ डिस्क्रिमिनेशन रहेंगी और जहाँ वो अपलिफ्ट नहीं होंगी, जहाँ एम्पावर नहीं होंगी, तो वो स्टेट, वो नेशन, वो कंट्री, वो घर भी डेवलप नहीं कहा जा सकता जहाँ 50% जो है वो अनडेवलप्ड हैं। तो जहाँ तक ये डिस्क्रिमिनेशन की बात है, अगर हम हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें जाके तो वेदास पीरियड में जो थी वुमेन्स को बड़े अच्छे स्टेटस में थी, वो बड़े अच्छे राइट्स थे। मोस्ट उस वक्त हर फैसिलिटी एजुकेशन जो थी वेदा इसमें वुमेन्स को इक्वल दी जाती थी। बट मूवमेंट हम पोस्ट वेदा पीरियड में आए तो डे बाय डे उनकी जो थी स्टेटस, एम्पावरमेंट, डिग्निटी जो थी वो डाउन हुई। और फिर उसके बाद कुछ ऐसे कस्टम्स प्रिवेलेंट हो गए सोसाइटी में, डेवलप किए गए, जैसे सती सिस्टम, जिसको अब टोटली क्रूअल क्या उसको हद ही हो जाती है कि कितना वो था कि किसी जिंदे को जला देना वुमेन को, ओनली के बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसके हस्बैंड की डेथ हो गई तो देयर वाज सती सिस्टम के वुमेन को भी, उसकी वाइफ को भी साथ में जला देना है जी। तो वैसे जो कस्टम्स आ गए और एजुकेशन से उनको बिल्कुल डिप्राइव कर दिया गया और सिर्फ एक घर की चारदीवारी के अंदर और उनको सिर्फ घर का खाना बनाने के लिए और घर के काम करने के लिए महदूद कर दिया गया। देर आफ्टर क्या हुआ कि जब इंडिया जो ब्रिटिश रूल आया, ब्रिटिश रूल ने इस चीज़ को देखते हुए कुछ जो थे वो कानून जो थे वो फौरी तौर पर लाए, जैसे अबॉर्शन ऑफ सती एक्ट, ये 18वीं सदी में उन्होंने लाया। अबॉर्शन ऑफ सती एक्ट लाया, चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट लाया उन्होंने। तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्या बात जो वो कॉन्स्टिट्यूशन में चली। बट ये जो कुछ बड़े जो थे क्रूअल उस वक्त प्रेसिडेंट्स चल रहे थे, उसको बड़ी फौरी तौर पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ही उसको वो कानून बना के तो बंद कर दिए। सती सिस्टम वगैरह टोटली उस वक्त बैन कर दिया। विडो रीमैरिज एक्ट आया। पोस्ट वेदा पीरियड में अगर किसी लेडी का हस्बैंड डेथ हो जाती थी किसी भी एज में, रिस्पेक्टिव ऑफ एज, शी वाज नॉट एंटाइटल्ड टू मैरी, शी वाज नॉट परमिटेड टू मैरी। बट उस एक्ट को भी उन्होंने विडो रीमैरिज एक्ट ला के ब्रिटिश ने वो किया। तो उसके बाद सबसे बड़ी हमारी खुशी की बात हमारे लिए हुई कि हमें जब आज़ादी मिल गई, आज़ादी के बाद सबसे बड़ा इवेंट जो था दैट वाज द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बना, दैट इज द फाइनेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। और वो स्टार्ट ही, उसकी जो ब्यूटी है वो उस शुरू से ही देखी जा सकती है। व्हेन इट स्टार्ट्स विद द वर्ड वी द पीपल ऑफ इंडिया, वहाँ पे किसी किस्म का मैन फीम जब वुमेन में डिस्क्रिमिनेशन नहीं, किसी कास्ट को लेके नहीं, दैट स्टार्ट्स ओनली वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो वी द इंडियंस। तो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिक प्रोविजन जो थे वो रखे गए, जैसे सबसे पहले राइट ऑफ इक्वलिटी, वहाँ पे उन्होंने इक्वलिटी की बात की, ना कि कहीं सेक्स कलर क्रिएट की। देन फिर आर्टिकल 15(1) में चले जाओ, 2 में चले जाओ, उनमें चले जाओ, उन्होंने कहा कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, कास्ट, कलर और सेक्स। दैट इज अ स्पेसिफिक वर्ड इज यूज कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन जेंडर वाइज। देन फिर आर्टिकल 16 में जाके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा कि देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन इन गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट ऑन द ग्राउंड ऑफ दिस जेंडर। लेकिन सवाल इस तरह से उठता है, आपने कहा एम्प्लॉयमेंट, तो इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे, यहाँ पर सर जब पे करने की बात होती है तो वुमन को कहीं ना कहीं नदारत कर दिया जाता है, उनको वो इक्वल स्टेटस नहीं मिलता एम्प्लॉयमेंट में, और उनकी सैलरी हमेशा से ही, ये एक सवाल रहता है कि वुमन को वो राइट नहीं मिलता है, सैलरी हमेशा से ही कम रहती है, और फीमेल जो है वो कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन की शिकार होती है, और मेल की जो सैलरी है वो कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा होती है। तो इसके लिए क्या किया जाए? नहीं रोहानी, ऐसा नहीं है। एज पर द कानून अगर देखा जाए, ये जो इवन के गवर्नमेंट सेक्टर को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में देखा जाए, ये फैक्ट्रीज एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट है, स्टेट एम्प्लॉई इंश्योरेंस एक्ट है, और उसके बाद ये जो इक्वल पे इक्वल रिम्यूनरेशन का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल प्रेवलेंट है। और इस कानून कहीं भी इस बात पे जो है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, और वुमेन्स जो है वो इक्वल जो है रिम्यूनरेशन, द सैलरी एज कम्पेयर टू हिज काउंटर पार्ट, वो लीगली एंटाइटल है। और जो कानून ने उनको प्रोटेक्शन दी है कि देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन इन सो फार एज द वेजेस इज आल्सो कंसर्न। तो उसमें वो ऐसा नहीं है, कानून ने इसको हर ऑलवेज कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अगर कभी सम टाइम अगर ऐसा हो जाए कि कोई फीमेल इस चीज़ से सफ़र कर रही हो, तो क्या उसको क्या स्टेप उठाने चाहिए अपना राइट लेने के? देखो, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का राइट है कि राइट ऑफ इक्वलिटी। अगर कहीं भी वुमेन को अगर कोई लेस पे दी जा रही है बिकॉज ओनली ऑफ जेंडर बेसिस पे, तो doors of court are open for her. She can directly go to the High Court, file a writ petition, and she is entitled to right of equality and equal pay, equal remuneration work जो है वो she is entitled to that. The law protects her in that field also. सर, कोर्ट ऑफ लॉ में किस तरह से कानून है जो महिलाओं को एम्पावर भी करेंगे और डिस्क्रिमिनेशन से भी बचाएंगे? क्योंकि कानून की समझ एक एडवोकेट को ज़्यादा होती है आम जनता से, तो क्या कानून इस तरह से बनाए गए हैं जो उनको एम्पावर करते हैं? देखिए मैं रोहानी जी, कानून बनाना जो है वो गवर्नमेंट का काम है, एग्जीक्यूटिव्स का काम है, बट जब जब भी कहीं भी कोई कानून ऐसा बन भी गया जहां डिस्क्रिमिनेशन हो और वो कोर्ट के नोटिस में जब भी आई, तो कोर्ट ने उसको फौरी तौर पर जो है स्ट्रक डाउन कर दिया, वायलेटिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। जैसे एक मथुमा वाला केस था, उसमें क्या थी कि लेडी जो थी वो IFS में एक कंडीशन रखी गई थी, इंडियन फॉरेन सर्विस में अगर कोई जाती है वुमेन, अगर वो शादी करेगी तो शी हैज़ टू रिजाइन। बट व्हेन शी फाइल्ड ए पिटीशन बिफोर द सुप्रीम कोर्ट सेज दैट दिस इज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14 राइट ऑफ इक्वालिटी एंड दैट प्रोविजंस आर स्टक डाउन। तो कानून ने जहाँ जहाँ भी कोई वुमेन ने नॉक डोर किया है, जहाँ कहीं भी एग्जीक्यूटिव की तरफ से कोई कानून बनाया गया जो वायलेटिव ऑफ जेंडर पे हो, वो भी कोर्ट ने स्टक डाउन किया। और उसके बाद इक्वल जो था, इक्वलिटी का कंसेप्ट जो था वो कॉन्स्टिट्यूशन में था, और उसको कोर्ट ने हर जगह पे उसको प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट किया। और कहीं आज भी कोर्ट्स जो हैं वो इक्वलिटी पे बिलीव करती हैं इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, कलर एंड जेंडर। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत रोल प्ले करती है, इलेक्शन का भी समय आ रहा है, आने वाले कुछ वक्त में इलेक्शन आने वाली है, 2014 में भी इलेक्शन आई, उस वक्त भी महिलाओं की बहुत बात की गई थी इलेक्शन मैनिफेस्टोज में। आप मुझे बताइए, जो दायरा है वो क्या मैनिफेस्टोज तक ही रहना चाहिए, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या ऐसे स्टेप उठाए गए या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जिससे महिलाओं को ये लगे कि हमें एम्पावरमेंट की तरफ ये सरकार लेके जा रही है? देखिए रोहानी जी, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में, जैसे आपने कहा, आयरन लेडी भी मिली। हिंदुस्तान की हर एक पोस्ट पे इवन के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी वुमेन रही। कांग्रेस ने अपने टाइम में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, स्पीकर, लोकसभा का स्पीकर, और उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक भी जो था वुमेन को अपॉइंट किया, एंड दे सर्व विद डिग्निटी। देयर आफ्टर
आज के मौजूदा गवर्नमेंट में भी हमारी लोकसभा की स्पीकर जो हैं वो भी एक लेडी हैं एंड शी इज़ आल्सो परफॉर्मिंग हर ड्यूटीज़ फ्रॉम द लास्ट 4.5 ईयर्स। और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने भी कुछ अच्छे स्टेप लिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जैसा कि हमारे इन द मंथ ऑफ मई में इसी साल जो स्टेट गवर्नमेंट ने वो किया था कि एग्जम्पशन ऑफ स्टैम्प ड्यूटी इफ़ समबडी परचेज द प्रॉपर्टी इन द नेम ऑफ फीमेल। अगर वुमेन कोई प्रॉपर्टी खरीदती है अपने नाम पे तो शी इज़ नॉट सपोज टू पे इवन ए सिंगल रुपी फॉर द स्टैम्प ड्यूटी। शी इज़ 100% एग्जम्पशन। दिस इज ओनली इन आवर स्टेट दैट वुमेन हैज़ बीन एम्पावर्ड बाय लॉ मेकिंग अथॉरिटी। और वो कानून जो था 12 मई को उसका वो अनाउंसमेंट की थी महबूबा जी गवर्नमेंट ने, और हफ्ते बाद कानून आ गया था एंड द वेरी नेक्स्ट डे इट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड। आज अगर वुमेन कोई प्रॉपर्टी परचेज करती है शी इज़ नॉट टू पे एनी स्टैम्प ड्यूटी, अदरवाइज दैट वाज 5% और 7% अर्लियर। सर, किस तरह से अगर बात की जाए इनजस्टिस की तो कुछ महिलाएं हाँ एजुकेटेड है लेकिन स्टिल दे हैव सम फियर कि कैसे आवाज़ उठाए, कैसे परिवार के खिलाफ जाए, या जो डिस्क्रिमिनेशन हमारे ऑफिस में हमारे साथ हो रही है उनके खिलाफ कैसे जाए। तो उनको क्या मैसेज रहेगा, किस तरह से शुरुआत कहाँ से करें और कहाँ से उनको जो है वो न्याय मिलेगा? देखिए, नंबर ऑफ कानून्स हैं, लॉ स्पेसिफिक है इसमें कि दैट गवर्न्स फॉर वुमेन्स। जैसे लेटेस्ट उसमें डेवलपमेंट थी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इतना स्ट्रिक्ट एक्ट बनाया गया, कानून बनाया गया और पूरा वुमेन के हित में बनाया गया वो कि इवन के वहाँ तक जो है कि लोकल पुलिस स्टेशन को प्रोटेक्शन देनी पड़ती है इफ़ शी अप्रोचेस द कोर्ट। और इमीडिएटली कोर्ट ने उसको कहा है कि हर तीसरे दिन उसकी सुनवाई करनी है। उस केस को फर्स्ट ऑफ 3 दिन से लंबी डेट नहीं डालेंगे और तीसरे उसको इमीडिएटली प्रोटेक्शन देनी है। अगर कहीं ससुराल में उसको वो खतरा है उसकी जान को, जहाँ उसको रहने नहीं दे रहे, वहाँ पे राइट ऑफ रेजिडेंस देना है उसी घर में, और पुलिस कंसर्न की ड्यूटी लगानी है, प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट किए गए हैं। तो उसके नथिंग टू वरी फॉर द वुमेन, शी हैज़ ओनली टू कम फॉरवर्ड, शी हैज़ ओनली टू कम बिफोर द पुलिस और द कोर्ट कि अपना वो जो है वो अपनी ग्रीवियंस जो है पुट फोर्थ करे। बट लॉ इज देयर टू प्रोटेक्ट हर इवन अप टू हर होम। घर में प्रोटेक्शन देना, पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना, पुलिस उसका ध्यान देगी, उसको जान माल सबका हिफाजत करना जो है वो पुलिस की और कोर्ट की ड्यूटी बन जाती है। कोर्ट जो है स्पेसिफिक ऑर्डर्स इमीडिएटली करता है कि वुमेन को उसी घर में रखा जाए, उसको होस्ट प्रोवाइड किया जाए और उसको जो है वो कंसर्न पुलिस स्टेशन को डायरेक्शन चली जाती है कि इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए सो दैट नो हार्म इज टू बी कॉज टू हर बॉडी और प्रॉपर्टी एनीबॉडी। सर, आपका क्या मैसेज रहेगा महिलाओं के लिए जो अभी भी इनजस्टिस फेस करती है? क्योंकि एजुकेटेड महिलाओं की तो मैंने बात की, वो आवाज़ उठाती हैं, हिम्मत करती है, लेकिन कुछ ऐसा तबका भी है, चाहे हम किसी विलेज की बात करें, वहाँ पर ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं है लॉ की। वहाँ पर ज़्यादातर उनको ये नहीं बताया जा सकता कि आपके राइट क्या है और वो महरूम रह जाते हैं, उनको वो नॉलेज नहीं है। तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा, किस तरह से आवाज़ उठाए और न्याय पाने की कोशिश करे कोर्ट ऑफ लॉ से? इसमें तो मैं सब सोसाइटी से ये अपील करूंगा कि सबसे पहले जो राइट्स की नॉलेज होती है, अवेयरनेस होती है, वो एजुकेशन से होती है। तो 100% फीमेल्स को जो है एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, और जब वो एजुकेशन आएगी तो ऑटोमेटिकली शी बिकम अवेयर ऑफ हर राइट्स, और जब अवेयर होगी अपने राइट्स की तो शी कैन फाइट टू एनीबॉडी इन द सोसाइटी। थैंक यू सो मच। तो ये थे मोहम्मद लतीफ़ मलिक जी, जो एडवोकेट हैं, और इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि एजुकेशन की तरफ भी रुख होना चाहिए सरकारों का, और जब एजुकेशन की तरफ रुख होगा तो कहीं ना कहीं एम्पावरमेंट होगी, और एम्पावरमेंट के बाद जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलपमेंट के रास्ते पर चलकर कहीं ना कहीं हम उसको डेवलप्ड इंडिया का भी एक दर्जा दे सकते हैं। और जिस हिंदुस्तान की डिफेंस मिनिस्टर जो है निर्मला सीतारमन है, तो वहाँ पर महिलाओं को भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि डिफेंस का जो एक ज़िम्मा है नरेंद्र मोदी जी ने उनको दिया प्रधानमंत्री होने के नाते, तो वो बखूबी निभा रही हैं। अब आपका भी एक कार्य बनता है, आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि आप भी आवाज़ उठाइए और इनजस्टिस मत सही और डिस्क्रिमिनेशन के शिकार ना होते हुए अपने हिंदुस्तान को प्रगति के रास्ते पर लेकर चलिए, और समाज में जो आपका रोल है वो अच्छी तरह से प्ले कीजिए। ऐसे ताज़ा अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े देखते रहिए श्री न्यूज़। इसी के साथ कैमरामैन शिव के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।